नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपके साथ आयु शर्मा। ठीक है, आपके साथ आयु शर्मा स्वागत करते हैं। ठीक है, हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एएस स्टडी स्टिमुलेटर में। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पाचन तंत्र। ठीक है, इससे पहले के जो हमारे साइंस के टॉपिक्स हैं उनकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है और आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसका लेवल एसएससी और रेलवे में जो साइंस आती है, रेलवे में जो हमारी साइंस आती है, ठीक है, उस जैसा लेवल होने वाला है आपका। ठीक है, और जो कि आपकी एचएसएससी ग्रुप डी के लिए तो रामबाण है। एचएसएससी ग्रुप डी के लिए रामबाण है। मैं कहता हूँ कि साइंस जो हमारे चैनल द्वारा कराई जाएगी उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। साथियों, वीडियो में थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे सकती है। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत मत लेना और आप प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि बाहर थोड़ा सा ट्रैफिक है, ट्रैफिक चलता रहता है, थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। और ये हमारे मेरे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे द्वारा। अगर आप देखो नेशनल जीके के टॉपिक करना चाहते हो, नेशनल जीके भी हमारे चैनल पे, ठीक है, करवाई जा रही है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, पादप और जंतुओं में पोषण, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषण क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई, ठीक है, कोई चीज भोजन ग्रहण करता है, चीज नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे जीव आएगा। कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता हुआ पोषण कहलाता है। ठीक है, भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करता है तो वह पोषण कहलाता है। अब हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। पोषक तत्व क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं। वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। ठीक है, पोषक पोषक तत्व हैं जिन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये आते हैं। ठीक है, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। आगे जो मिनरल्स होगी, विटामिन होंगे। मिनरल और विटामिन्स की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता तो होती है पर कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से हम पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेनली दो टाइप होती है, ऑटोट्रोपिक और एक सेकंड होता है हेट्रोट्रोपिक। कौन सा होता है? हेट्रोट्रोपिक होता है। हेट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, हेट्रोट्रोपिक जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रोपिक को पढ़ते हैं। पोषण की वह विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। इसमें हरे पादप होते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स, और नीली हरी शैवाल। ठीक है, अब पादपों में पोषण देखेंगे क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक आते हैं और सब ऑटोट्रोपिक होते हैं और हम ऑटोट्रोपिक ही पढ़ रहे हैं। हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्रदान करते हैं। CO2 और जल कच्चे माल से भोजन बनाते हैं। वह स्थान जहां भोजन बनता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों के अंदर जहां भोजन बनता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखनी है कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। इसमें 6 कार्बन्स के एटम होते हैं और 12 हाइड्रोजन के एटम, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में ये बनाता है ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन। ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी एक हरा वर्ण के ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है भाई, आया समझ में? अब आगे देखेंगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव से भोजन ग्रहण करता है हरे पादप और नीली हरी शैवाल को छोड़कर।
सभी जीव विषमपोषी पोषण का अनुसरण करते हैं। ठीक है, जितने भी जीव हो गए सारे विषमपोषी पोषण का अनुसरण करते हैं। ठीक है, इन्हें भी 3 प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक को कितने भागों में बांटा जाता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है मृतपोषी जीव, मृतोपजीवी पोषण, आ गया प्राणी संपोषण और परजीवी पोषण। ठीक है, ये बारी बारी एक एक को देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमारा मृतभोजी पोषण, जिसे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए फंगस और बैक्टीरिया। फंगस और बैक्टीरिया दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं सेप्रोफाइटिक में, मतलब कि जो गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इनमें फंगस और बैक्टीरिया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे प्राणी समय होलोजोइक न्यूट्रिशन, वे जीव जो भोजन मुख द्वारा ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें मानव आ गया, बिल्ली आ गया, शेर आ गया। ये आप देख लो कि आप भोजन कैसे ग्रहण करो, अपने मुंह से ही ग्रहण करते हो ना। अगर पैरासाइट होगा परजीवी, जो दूसरे पर डिपेंड होगा है। ऐसे जीव जो अन्य जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं तथा अन्य को नुकसान करते हैं तथा अपने आप को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि अमरबेल हो गया, जोंक हो गया, दूसरे ने तो नुकसान पहुंचाओगे, अपने ना फायदा। मनुष्य में पोषण न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। मनुष्य में भोजन करने से लेकर पाचन तक की प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में बटी हुई है। कितने चरणों में बटी हुई है? 5 चरणों में बटी हुई है। सबसे पहले हम देखो भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसे इंजेशन की प्रोसेस बोला जाता है। क्या है? इंजेशन। फिर भोजन हमारा पचता है, फिर होता है डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, जो भोजन में मिनरल्स हो गए या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब होंगे। ये अपना कहाँ होता है? आंतों में होता है। ठीक है, कौन से में होता है? आंत में। ठीक है, आगे फिर एसिमिलेशन, मतलब इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं फिर वो एक जगह से पूरे शरीर तक जाते हैं, जिन्हें एसिमिलेशन बोला जाता है। फिर आता है उत्सर्जन, मतलब कि जो हमारा वेस्ट पदार्थ है उसे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अगर बात समझ में आ चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे, इंजेशन भोजन प्राप्त तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया। डाइजेशन भोजन में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जटिल रूप से उपस्थित होते हैं। पोषक तत्वों के जटिल रूप को साधारण पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में बदलना। ठीक है, ये प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम में उपस्थित विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है। ठीक है, अगली प्रोसेस है अब्जॉर्प्शन। पोषक तत्वों को पाचन के बाद रक्त में मिलाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से अक्षुदांत्र, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में तथा आंशिक रूप से जो थोड़ी बहुत बच्चा है ना वह लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाए। ठीक है, समझ में आया? लार्ज इंटेस्टाइन में। आगे है एसिमिलेशन। अब्जॉर्प्शन के बाद पोषक तत्वों का शरीर की वृद्धि तक विकास के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब्जॉर्ब सब्सटेंस का स्थानांतरण, मतलब कि अब्जॉर्ब सब्सटेंस जो भी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करें उनका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं, ब्लड वेसल द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। ठीक है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन बोला जाता है। फिर आखिर में होता है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। पाचन के बाद बचे हुए भोजन को बाहर निकालना, वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना एक्सक्रेशन बोला जाता है। देखो ये मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम बना दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, अगर ये है हमारा मुख है, ठीक है, और ये है ग्रसनी, फिर उसके बाद है, ठीक है, ये हमारी जो फूड पाइप है जिसको ओसोफेगस, ग्रसनी ये बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भोजन हमारा आता है हमारा पेट में, अमाशय में आता है। ठीक है, भोजन फिर छोटी आंत में जाता है, फिर भोजन बड़ी आंत में जाता है। फिर हम इसमें यकृत को पढ़ेंगे, पित्ताशय को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर ये हमारा पीछे क्या है? पैनक्रियाज है, जिसे हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं, इंग्लिश में पैनक्रियास बोलते हैं। फिर लास्ट में ये हमारा एनस है, ये रेक्टम है। ठीक है, मानव पाचन तंत्र की संरचना।
ठीक है। मानव पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। इनमें कुछ तो एलिमेंट्री कैनाल है। देखो जो ये सारे पार्ट आप पढ़ के आए हो, मैं जूम कर देता हूँ, ये सारे पार्ट आप पढ़ के आए हो, इस सभी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। कुछ ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स, ठीक है। यकृत को छोड़ के और हमारा पित्ताशय को छोड़, अग्नाशय को छोड़ के, अरे जितने भी ग्लैंड्स है ना, ग्लैंड्स को छोड़ के जो ये सब कुछ है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल में आता है। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में लार ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। समझ में आया? देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक कैनाल है, मतलब इस कैनाल के अंतर्गत क्या कौन कौन नहीं आएंगे, क्योंकि यकृत नहीं आएगा, क्योंकि भोजन यकृत के अंदर सीधा नहीं जाता, ठीक है, ना पैनक्रियास के अंदर जाता। समझ गए? मतलब कि भोजन की एक सीधी लाइन मुख के अंदर से आया, फिर इसमें फूड पाइप सीधी जुड़ी हुई है, और ऐसी सीधी जुड़ी हुई किससे है? अपने पेट से, ठीक है, स्टमक से जुड़ी हुई है। स्टमक किससे जुड़ा हुआ है? छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से भी सीधा बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? ये सभी को एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ा जाता है। और इसमें हमारे पाचन तंत्र में ग्लैंड्स भी, जो ग्रंथियां हैं, वे भी बहुत सहायक होती है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम बकल कैविटी को देखेंगे। हर एक चीज को बहुत डिटेल वाइज पढ़ना है, ठीक है। मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होती है, जो मुंह के रास्ते से खुला होता है तथा जबड़ों तथा होठों के माध्यम से बंद होता है। ठीक है। मनुष्य के दो जबड़ों में से निचला जबड़ा गतिशील होता है, जबकि ऊपरला जबड़ा गतिशील नहीं होता है। ठीक है। मुख गुहा होती है बकल कैविटी, खाली स्पेस। ठीक है। मुख गुहा के अंदर के ऊपरी वाला हिस्सा तालु, ठीक है, ऊपरी वाला हिस्सा क्या होता है? तालु होता है। और तथा पीछे वाला हिस्सा पार्श्व का ये मांसल भाग को गाल कहते हैं। ठीक है। जो पार्श्व लेटरल मतलब इसके साइड वाला आपके गाल होते हैं। तालु के नीचे लटकती हुई संरचना, देखो मुंह के अंदर एक घंटी सी, एक वी की आकार की संरचना होती है, जिसे क्या बोला जाता है? उसे युवाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे युवाला बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। इसमें एक जीभ, तीन जोड़ा लार ग्रंथियां होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है हमारे मुंह के अंदर। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। और 32 हमारे क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं, 32 दांत। टंग मुख गुहा से जुड़ी होती है। ठीक है। किसके द्वारा? कौन से एक द्वार होता है? देखो ये जैसे कि मैं बना रहा हूं, ये मुंह कैसे बनाऊं मैं? रुको, देखो ये मुंह है, ठीक है, ये मुंह है, और ये हमारी जीभ है। देखो यह जीभ है, तो ये यार्ड तक जुड़ी हुई है। कौन से द्वार तक? फ्रेनलुम द्वार तक। किस तक जुड़ी होती है? फ्रेनलुम द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी होती है? फ्रेनलुम द्वारा। हमारी जीभ किससे जुड़ी होती है? फ्रेनलुम द्वारा। सीधा प्रश्न ये पूछा अगर बिल्कुल रट लेना है कि टंग हमारे मुंह से किससे जुड़ी होती है? फ्रेनलुम द्वारा जुड़ी होती है। क्या बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब आगे लार ग्रंथियां देख लेते हैं भाई। सैलिवरी ग्लैंड्स, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। डेली 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव होता है हमारे मुंह में। 1 से 1.5 लीटर। लार का पीएच मान 6.8 लार का पीएच मान होता है। अगर खाने से पहले चेक करें, खाने से पहले तो 7.5, और खाने के बाद साथियों खाने के बाद इसका पीएच मान 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5। खाने से पहले 7.5, खाने से बाद 6.5, और नॉर्मल अपना देखा तो 6.8 होता है। याद रखोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सलाइवा, लार में 99% जल होया करे, 99% तो वाटर होया करे। 1% में क्या होया करे? 1% में पाचक एंजाइम होया करे। कौन कौन से पाचक एंजाइम हुए हैं? लाइसोजाइम, याद रखने हैं सारे। टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। कौन कौन से हैं? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। मेरे साथ याद करो। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज,
क्या है, म्यूलिन। ठीक है, कौन कौन से, म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन, लाइसोजाइम। ठीक है, इसको भूलोगे आप, याद रखना यो। ठीक है, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। ठीक है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। रिपीट विद मी, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, ये हमारे क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। 99% चलो अगर है 1% पाचक एंजाइम। सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है, कौन सा निकला भाई सर्वाधिक मात्रा में, टाइलिन। टाइलिन तथा डाइस्टेज, टाइलिन तथा डाइस्टेज स्टार्च का पाचन करते हैं भाई। एक प्रश्न यार तेन पूछा जाएगा कि जो स्टार्च का पाचन कौन से एंजाइम करे हैं, स्टार्च का करे है टाइलिन और डाइस्टेज। क्यों कर याद रखोगे, स्टार्च ने स्टार्च मत ने पढ़ो, स्टार ने स्टार बटो। जो सुपरस्टार होया करे वह के करया करे, सुपरस्टार भाई टाई लाया करे और अपने कपड़े पर डाई कराया करे। हो गया याद, जो स्टार आदमी होगा वो क्या लगाता है, टाई लगाता है और अपने कपड़ों को डाई करवाता है। ठीक है, समझ में आई भाई। टाइलिन और डाइस्टेज जो स्टार्च का पाचन करते हैं और इसको पाचन करके किस में बदल देते हैं मेरे प्यारे साथियों, पाचन करके इसको माल्टोज में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, माल्टोज, माल्टोज में। ठीक है, मतलब कि जो टाइलिन और डाइस्टेज ये स्टार्च का पाचन करके माल्टोज शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। समझ में आई या नहीं आई बता दो। अब लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम तथा थायोसाइमेट आयन कीटाणुओं को मारने का काम करता है भाई। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम मतलब लाइसो मतलब इस तो लाइसेंस मिल रहा है। ठीक है, लाइसेंस मिल रहा है एंजाइम को मारने का। लाइसोजाइम एंजाइम थायोसाइमेट आयन कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ये एंजाइम और थायोसाइमेट आयन। आगे है म्यूलिन एंजाइम, भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है भाई, जब म्यूलिन है, ठीक है भाई, बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जा है, घर के बीच में आ जा है तो थोड़ी बहुत होगी भाई। कोशिश करूँ कि बीच में आवाज़ ना आवे, फिर भी बीच में आवाज़ आए जा है। ठीक है, तो कंटेंट पे ध्यान देना है, बाहर की बात पर ध्यान ना देना है। ठीक है भाई, तो भाई मेरी पूरी कोशिश रहा है कि बाहर का जो डिस्टरबेंस है, जो बढ़िया साउंड है या ना हो। ठीक है, फिर भी आए जा है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब तुम कर देनी। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तभी तो स्मार्ट बोर्ड आएगा। और फिर देखियो कैसा फ्री में कंटेंट देंगे हम आपको। ठीक है भाई, म्यूलिन एंजाइम देखेंगे। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन किसका है, म्यूलिन एंजाइम का। किसका है, म्यूलिन एंजाइम का। देखो एंजाइमा के बारे में एंजाइमा तो 1% जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, किन्नू पूछेगा भाई जो स्टार्च का पाचन कौन करेंगे, टाइलिन और डाइस्टेज, और किस में बदल देंगे, माल्टोज में। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, कीटाणुओं को मारेगा। म्यूलिन एंजाइम क्या करेगा, भोजन को चिपचिपा बनाओगा। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बनाओगा। ठीक है, आगे चलेंगे। मेंढक तथा व्हेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट चीज है, ना तो मेंढक में लार ग्रंथि पांदी और ना व्हेल में लार ग्रंथि पांदी। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं भाई, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और भाई ये इनके नाम हैं और इनके साइज के अनुसार भी ये बढ़ रखी है। सबसे बड़ी हैं भाई, आगे पार्टोइड और सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। पार्टोइड ये अपनी दोनों काना ही नीचे आया कर, दोनों काना ही नीचे बारी बारी देखेंगे। पार्टोइड सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, पार्टोइड सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल, पार्टोइड सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल। ठीक है, याद रखनी है भाई। आगे देखेंगे, जब पार्टोइड होती हैं दोनों कानों के नीचे एक एक उपस्थित होती है। पार्टोइड दोनों काना के नीचे एक एक होगी। जब यह ग्लैंड विषाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाती है तो सूजन आ जाती है, जिसे गड़सुआ मम्स कहते हैं भाई। गड़सुआ मतलब है कि जो अपने काना के नीचे सूजन आ जाए, मम्स बोला करें इन्हें, गड़सुआ बोला करें। ठीक है, जब यह विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाए पार्टोइड की तो है कर काना दो है, कानों के पास हमारी होती है।
सांप में जो पार्टोइड ग्लैंड है ना, या जहर की थैली का कार्य करती है। ठीक है, किसकी थैलियाँ कार्य करती है भाई? जहर की थैलियाँ कार्य करे। वाह भाई वाह। आगे देखेंगे सब मैक्सिलरी या जबड़े के मध्य मैक्सिला उपस्थिति में दोनों और एक एक उपस्थित होती है। भाई जबड़े के कति मध्य में अगर है, जबड़े के मध्य में सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और जो कि वार्टन डक्ट द्वारा खुलती है भाई, वार्टन डक्ट द्वारा खुलती है भाई। ये मैं अपना डायग्राम पे भी दिखाऊं, पर डायग्राम फिलहाल आपने याद करना है। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड किसके द्वारा खुलती है? वार्टन डक्ट द्वारा। किसके द्वारा? वार्टन डक्ट द्वारा। रट लो भाई, रट लो, कुछ चीज रटनी पड़ती है तभी सिलेक्शन होता है। सब मैक्सिलरी किसके द्वारा खुलती है? वार्टन डक्ट द्वारा। स्पष्ट याद रख, सब मैक्सिलरी किसके द्वारा खुलेगी? वार्टन डक्ट द्वारा खुलेगी। कि तो होगी जबड़े के मध्य मैक्सिला उपस्थिति में, जब बता इसका नाम मैक्सिलरी सब मैक्सिलरी ग्लैंड पड़ रहा है। समझ में आई बात है? तो आगे होता आगे चलेंगे। अब अगली ग्लैंड कौन सी है? सबलिंगुअल ग्लैंड। यह जीभ के दोनों ओर उपस्थित होती है। जीभ के दोनों कहना उपस्थित होगी। सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, और यह बार्थोलिन नलिका द्वारा खुलती है। बार्थोलिन नलिका द्वारा, बार्थोनील नलिका द्वारा खुलती है। कौन सी नलिका द्वारा? बार्थोनील नलिका द्वारा खुलती है। ठीक है, और या इससे पहला जो थी अपनी या थी सब मैक्सिलरी या वार्टन डक्ट द्वारा। एक बार मैं सारी की सारी बता दूंगा, याद लिखा है। सबसे पहला हमने पढ़ी थी पार्टोइड। कौन सी पढ़ी थी? पार्टोइड, जो कानों के नीचे होगी, कान के नीचे। उसके बाद पढ़ी थी सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी क्या होगी? जबड़े के मध्य में, जबड़े के मध्य में, जबड़े के मध्य में मैक्सिला में उपस्थित होगी, मैक्सिला में उपस्थित होगी। उसके बाद है सबलिंगुअल, जो सबसे छोटी होगी। सबलिंगुअल क्या है? सबसे छोटी होगी, और जो कि किट होगी कौन सी नलिका द्वारा? बार्थोलिन नलिका द्वारा, बार्थोनील नलिका द्वारा खुलेगी। किसके द्वारा? बार्थोलिन नलिका द्वारा, बार्थोलिन नलिका द्वारा खुलेगी। ठीक है जी, आगे चलेंगे। लो बच्चों, रोई पढ़ेंगे दांता के बारे में। दांता के बारे में, मुख गुहा बकल कैविटी के ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत पाए जाते हैं। मनुष्य दांत के दो भाग होते हैं भाई, दांत के तहत दो भाग हुआ करें। दांत के कितने भाग हुआ करें? दो भाग। देखेंगे डायग्राम में, डायग्राम दिखा दूं। देखो भाई समझो, जो ये ऊपरला भाग देखो दिखा ना, इसको क्राउन बोलते हैं, क्राउन। और जो ये धरती में देखो गड़ा होता है, देखो गड़ा होता है, इसे बोलते हैं कैनाल। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कैनाल बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। मनुष्य दांत के दो भाग होते हैं, क्राउन होता है, रूट होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ होता है, जो आपको साफ साफ दिखता है, उसे क्राउन कहते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर होता है, उसे रूट कहते हैं। ठीक है, नेक, ग्रीवा, गर्दन के बारे में देख लो। अच्छा सॉरी, या भाई अपनी नेक की गर्दन की बात नहीं हो रही, दांत की ग्रीवा की बात हो रही है। दांत की ग्रीवा क्योंकि देखो मैं एक बताता हूँ। देखो यहाँ देखो, मान लीजिए कि आपका ये मसूड़ा है, मसूड़ा है। देखो ऊपर इतना छोटा दांत दिखेगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, नीले तो बताऊँ मैं। देखो ऐसे दांत दिखेगा, और इसकी नीचे एक जड़ होगी। ठीक है, देखिए टॉप भाग तक, कति टॉप भाग है क्राउन, और जो नीचे है वह अपनी क्या रूट है, रूट है। ठीक है, मैं कैनाल कह गया था ना, रूट है। तो यो जो भाग है ना, यो भाग अपना है नेक, इसको कहते हैं ग्रीवा। इसको क्या कहते हैं? ग्रीवा, नेक। सिर तथा जड़ के बीच पतले भाग को ग्रीवा कहते हैं। मनुष्य के दांत गरत दंती के थेकोडोंट अर्थात दांत जबड़ों की हड्डियों में दसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो दांत जबड़ों की हड्डियों में दसे होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? थेकोडोंट बोला जाता है। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी बोला जाता है। दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओडेंटोलॉजी। दांतों में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांतों के निर्माण में 85% कैल्शियम होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, और 10% कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और शेष भाग में कैल्शियम क्लोराइड
ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट 85% भाग किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, 10% भाग कैल्शियम कार्बोनेट का, और भाई जो शेष बच गया कैल्शियम क्लोराइड का। मतलब कैल्शियम तो सारा में है, ये फॉस्फेट ज्यादा मात्रा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 10% है, और कैल्शियम क्लोराइड शेष भाग में है। ठीक है, आगे चलेंगे। दांतों का सड़न टूट फूट फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। दांतों की टूट फूट का फ्लोरीन के कारण होती है, जिसे फ्लूओसिस नामक बीमारी भी कहते हैं। जो दांत कठोर होते हैं उनकी एक बाहरी परत होती है जिसे एनेमल बोलते हैं, फिर एक आंतरिक परत होती है जिसे डेंटिन बोलते हैं। ठीक है भाई, और भाई दांतों के बिल्कुल अंदर एक पल्प भरा होता है, और फिर भाई नर्व्स होती है, ब्लड की नर्व्स भी होती हैं। ठीक है, जब किसी के दांतों में दर्द हो रहा हो, दांत चीजते हो, तो ये नर्व काट दी जाया करें। ठीक है, आगे चलेंगे, जिसे RCT बोलते हैं। RCT की फुल फॉर्म क्या होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रत्येक दांत की भीतरी गुहा को मज्जा गुहा या पल्प कैविटी बोलते हैं। ठीक है, पल्प कैविटी देख मैं बताऊं था, देखिए सब बाहरी परत होगी या दूसरी परत होगी। ठीक है, जो भीतर की जो ये है ना दैया या क्या अगर पल्प होया करे, पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पल्प कैविटी बोलते हैं। ठीक है, पल्प कैविटी में रक्त वाहिकाएं, जो पल्प कैविटी में रक्त वाहिकाएं होती हैं, मतलब कि ब्लड वेसल्स होती हैं तथा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मानव दांत की दो परतें होती हैं, एक एनेमल होती है, एक डेंटिन होती है। एक एनेमल होती है और दूसरी क्या होती है, डेंटिन। एक क्या होती है भाई, डेंटिन होती है। ठीक है जी, आगे चलेंगे, सब्सक्राइब कर दो। आगे देखेंगे कि जो पल्प कैविटी के ऊपर डेंटिन पाई जाती है, पल्प कैविटी के ऊपर है तो थी डेंटिन, जो मैंने दिखाई थी, पल्प कैविटी के ऊपर है तो होया देयर या पल्प कैविटी है, और इसके ऊपर क्या है, डेंटिन है। क्या है भाई, डेंटिन है। क्या है, डेंटिन है। आई बात समझ में, बिल्कुल आएगी। आगे चलेंगे, दांतों की ऊपरी परत इनेमल होती है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। 98% कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और वह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। आप पढ़ेंगे डायोफाइडोंट, जैसे द्विबारदंती बोलते हैं। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं, उनकी जगह पुनः नए दांत निकल आते हैं। दूध का दांत, मिल्क टीथ, जिनकी संख्या 20 होती है। शुरू में दूध के दांत तो टूटेंगे ना, तो मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, 20। आगे है मोनोफाइडोंट, एक बार दंती। वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं, एक बार टूट जाने के बाद दूसरी बार नहीं निकलते, इन्हें परमानेंट टीथ कहा जाता है। जैसे अकल के दांत हो गए, इनकी संख्या 12 होती है। 20 वह होगी, 20 क्या होते हैं डायोफाइडोंट, और मोनोफाइडोंट कितने हो गए, 12, तो टोटल हो गए 32। मानव दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, देखो ये मान लीजिए एक जबड़ा है आपका, मान लीजिए ये जबड़ा है, किसका जबड़ा है वो देख लो। मान लीजिए दांत है, आगे 1 2 3 4, मतलब 4 दांत आगे के इंसिजर, जो कूणे का जो पहना दांत हुआ करे, ये ना बोला कर कैनाइन, 2 ऊपर होया करे 2 नीचे होया करे। ठीक है, बारी बारी इनको देखोगे, डायग्राम बिना डायग्राम के देखोगे, बड़े बच्चे हो रहे आप। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 प्रकार के दांत कौन से हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कौन कौन से, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसिजर नीचे भी हुआ है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर देखो, ये सबसे आगे वाले दांत होते हैं। नोज टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि नाक के बिल्कुल सीध में है। यह भोजन काटने के काम आते हैं। शाकाहारी जानवरों में इंसिजर चौड़ा पाया जाता है। इनकी संख्या 8 होती है, क्योंकि 4 ऊपर होते हैं, 4 ऊपर जबड़े में, 4 निचले जबड़े में। कैनाइन, ये नुकीले होते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। मांसाहारी जानवरों है अगर भाई, मांसाहारी जानवरों में कैनाइन अधिक नुकीले होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे। कितने हो गए, 4। ये देखेंगे प्रीमोलर, यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इन्हें चिक टीथ कहा जाता है, क्योंकि ये गालों के पास होते हैं। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, जब बच्चे है ना तो इनमें पाया ही नहीं जाया करता। ठीक है,
बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। वयस्क में इनकी संख्या कितनी होती है? 8, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। मोलर देखेंगे, बताओ बच्चों में कौन सा नहीं पाया जा करता? प्रीमोलर नहीं पाया जा करते। मोलर, इसका भी कार्य भोजन को चबाना ही है। बच्चों में अंतिम मोलर मतलब तीसरा मोलर नहीं पाया जाता। देखो बच्चा में तीसरा मोलर नहीं पाया जाता, और देख बच्चों में प्री मोलर तो कतिया नहीं पाए जाते, पर एक मोलर भी नहीं पाया जाता। कौन सा मोलर है वो? तीसरा मोलर नहीं पाया जाता। वयस्क में इनकी संख्या 6, 6, 12, 6 ऊपर 6 नीचे आया करे, 6 ऊपर 6 नीचे आया करे, 12 आया करे। कितने आया करे? 12 आया करे, ठीक है भी। आगे देखेंगे, बच्चों में प्रीमोलर का पूर्ण अभाव होता है तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, मतलब अंतिम मोलर या तीसरा मोलर कह लो। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इन 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट जाते हैं, ठीक है, पूर्णतः टूट जाते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या पूछे तब 52 आया करें। कितने आया करें? 52 आया करें। पक्षियों की चोंच दांत का रूपांतरण होती है। हाथी का बाहर निकला दांत उसका सबसे ऊपरी जबड़े के 2 इंसिजर होते हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या है? इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। वयस्क में 21, 23 याद रखो और बच्चे में 21, 02। वयस्क में कितना याद रखो साथियों? वयस्क में याद रखो 21, 23, बच्चे में 21, 2, ठीक है। इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। आगे देखेंगे, दांत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है, ठीक है। कितना भाग दिखाया जाता है दांत सूत्र से? 1/4 भाग। जानवरों के ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते, जानवरों के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर और घोड़े के होते हैं। भाई स्तनधारियां में, ठीक है, स्तनधारियां में सबसे सर्वाधिक दांत सूअर और घोड़े के होते हैं। सूअर और घोड़े के 44 दांत होते हैं। मच्छर के दांत कितने अगर 47 अगर। गाय और भेड़ में 32 दांत होते हैं, गाय और भेड़ में 32 दांत होते हैं, ठीक है भाई। इब दांत के बाद भोजन की जाएगा भाई, भोजन नली में, ग्रास नली में, जिसे इंग्लिश में ओसोफेगस बोलते हैं। यह मुख गुहा बकल कैविटी के को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है, जो बकल कैविटी से अमाशय तक जोड़ने का कार्य करती है ओसोफेगस। यह एक लंबी नली के समान होती है जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वारा प्राप्त करती है। इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है, सिर्फ ये नीचे ले जाओगी भोजन में। यह मनुष्य में 10 इंच लंबी होती है। ओसोफेगस कितनी लंबी होती है? 10 इंच। मैं एक क्वेश्चन क्या आपसे पूछूं, बताइए कि लार का पीएच मान, ठीक है, लार का पीएच आपको बताना है। देखो लार का पीएच वैसे होता है 6.8, भोजन खाने से पहले 7.5 और खाने के बाद 6.5। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओसोफेगस की लंबाई 10 इंच होती है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। भाई जो अपनी ग्रास नली होती है उसके अंदर कर्मांकुंचन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पेरिस्टोलेसिस बोलते हैं, इसके द्वारा भोजन ग्रास नली से अमाशय तक पहुंचता है, ठीक है। ग्रास नली व अमाशय के बीच एक वाल्व होती है। देखो जब ये ग्रास नली आती है तो अमाशय के अंदर एक वाल्व होती है, मतलब एक प्रकार का द्वार होता है, जिसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्फिंक्टर, ठीक है। क्या पाया जाता है? एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम स्टमक। अब क्या पढ़ेंगे? स्टमक पढ़ेंगे भाई। देखो भाई स्टमक के कितने भाग होते हैं? स्टमक के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? स्टमक के 3 भाग होते हैं। याद रखना कितने होते हैं भाई स्टमक के 3 भाग। देखो ये डायग्राम है भाई, डायग्राम में मैंने बता भी रखा है। जो हमारा अमाशय है, पेट है, वो 3 भागों में बटा होता है। देखिए एक भाग होता है, सबसे आगे वाला भाग होता है कार्डियक, और बीच वाला जो भाग होता है उसे फंडस बोलते हैं, और जो लास्ट वाला भाग होता है सबसे पीछे पाइलोरिक बोलते हैं। कितने भाग होते हैं? अमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कार्डियक,
बीच वाला भाग मध्य भाग फंडस और तीसरा भाग पाइलोरिक होता है। और देखो ये ग्रास नली होती है, जो यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को स्पिंचर बोलते हैं, क्या होते हैं, स्पिंचर बोलते हैं, ठीक है। देखो यह थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने का कार्य करती है, ठीक है, कि पचाने का कार्य करती है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नली मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, या आमाशय होता है। क्या होता है भाई, स्टमक होता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, ठीक है। आगे भाई आपको सभी को ये बात समझ में। जो अमाशय है वो भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखता है। अमाशय की दीवार किसकी बनी होती है भाई, म्यूकोसा की बनी होती है। किसकी, म्यूकोसा की बनी होती है। अमाशय के 3 भाग अपना कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। कौन कौन से होते हैं भाई, अमाशय के 3 भाग, कार्डियक होता है, फंडस होता है, पाइलोरिक होता है। फंडस अपना बीच वाला भाग होया करे। देखो भाई जो हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो कौन से भाग में आया करे, कार्डियक भाग में आया करे, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है और कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है। जो टाइलिन है ना, ये आप एंजाइम है जो लार्म होया करे। और जो टाइलिन है, टाइलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं भाई, स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं। तो मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पढ़ेंगे भाई फंडस, नीचे से हिंदी में फंडिक बोलते हैं। यह बीच का भाग होता है जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें रूजी कहते हैं। देखो कई बार आपने देखा हो कि जब कभी पेट खाली हो, भूख लग रही है, पेट में काटे काटे चुभ्या करे, या वह रूजी होया करे, ठीक है। यह भोजन को रोक कर रखता है। जब हम भोजन नहीं किया होते तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है, तो वह अगर रूजी। अब आगे आखिरी भाग होया करे, पिछला भाग होया करे पाइलोरिक, ठीक है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर रस, गैस्ट्रिक जूस मिलता है। यह जठर ग्रंथि काम नहीं करती, उस रोग को गैस्ट्रिक बोलते हैं। जब जठर ग्रंथि काम ना करती ना, तो उस रोग को गैस्ट्रिक बोलते हैं। जठर ग्रंथियों में मुख्य 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं भाई। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती हैं और इनमें 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जठर ग्रंथि में, ठीक है। इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और 3 प्रकार की ग्रंथि सबसे पहली होती है म्यूकस सेल। कौन सी अगर म्यूकस सेल, म्यूकस, इसमें म्यूकस का स्त्राव होता है। म्यूकस सेल में किसका स्त्राव है, म्यूकस का, जब बताया इसका नाम म्यूकस ग्लैंड पड़ रहा है। दूसरी है पेप्टिक, या जिसे बोलते हैं जाय, ठीक है, जायमोगेन सेल, ठीक है, जायमोगेन सेल, जिसे पेप्टिक सेल भी बोलते हैं। पहली म्यूकस, दूसरी पेप्टिक, और इसको जायमोगन भी बोला जाता है। यह बात याद रखनी है सारा ने। पेप्सिनोजन तथा, ठीक है, प्रोरेनिन नामक एंजाइम का स्त्राव होता है, ठीक है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन 2 एंजाइम याद रखने हैं। पेप्सिनोजन कौन कौन से, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, 2 पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन नामक एंजाइम है भाई ये। और ये कितने इनका सेक्रेट होते हैं, कितने स्त्रावित होते हैं, ये होते हैं हमारी पेप्टिक और जायोमोगेन सेल थे। आगे तीसरी ग्रंथि है ऑक्जेंटिक और पेरियसियल सेल्स, ठीक है। ऑक्जिनेटिक और पेरियसियल सेल, ठीक है। और भाई इसे हिंदी में भित्तीय कोशिका कहते हैं। यह HCl का स्त्राव करती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जठर ग्रंथियों में। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हमारी म्यूकस सेल, दूसरी हमारी पेप्टिक, और तीसरी हमारी ऑक्जिनेटिक और पेरिटियल सेल। समझ में आया। पेरिटियल सेल HCl का स्त्रावन करेगी, किसका, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव करेगी भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जो चैनल पे नया है और जिसको कंटेंट एकदम हाई लेवल का लग रहा है तो करो भाई सब्सक्राइब। किस बात की दिया है, रेनिन दूध को दही में बदल देता है भाई। रेनिन भाई दूध को दही में बदल देता है, अर्थात
दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को कैल्शियम कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। रेनिन दूध को दही में बदला भाई, और दूध को पचावे भी है। और यह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा उपस्थित प्रोटीन होगा? केसीन प्रोटीन को कैल्शियम है पैराकैसिनेट में बदल देता है। कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है भाई। केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। और कैरोटीन प्रोटीन तो कैरेट में मिलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और यह प्रोटीन पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है भाई। जो पेप्सिन है ना भाई, प्रोटीन को पचाया करे। ठीक है, आगे चलेंगे। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। यह भोजन काइम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? काइम का रूप ले लेता है। ठीक है, आंत दो प्रकार की आंत, तो अगर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, शाकाहारियों में आंत की लंबाई अधिक होती है। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अधिक होती है, जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्रफल मिल सके। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, नाम स्मॉल है पर यह बड़ी आंत से लंबी होती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। 6 से 8 मीटर होती है। और सोफेगस की लंबाई 7 इंच होती है। ठीक है, और संपूर्ण आहार नाल की लंबाई, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 6 से 8 मीटर, और जिसमें पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 10 मीटर, और जिसमें तो 6 से 8 मीटर तो अपनी छोटी आंत है। देखो भाई, जिसमें तो छोटी आंत है, पर या नो मान लो यह एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहती है, मतलब उड़ में ही पड़ी रहो है। जाए तो अगर इन्हें पूरी तरह फैला देता है या 6 से 8 मीटर चली जाएगी। छोटी आंत के भाग कितने होया? 3 भाग होया छोटी आंत के। कौन से? डेडेनम, जेजेनम और इलम। याद रखना है, डेडेनम, जेजेनम, इलम। डेडेनम, जेजेनम, इलम। बोलो मेरे साथ, डेडेनम, जेजेनम, इलम। इंग्लिश में याद रखने नाम, हिंदी में तो बहुत अजीब अजीब नाम है। डेडेनम, जेजेनम और इलम। डेडेनम, जेजेनम, इलम। डेडेनम, जेजेनम, इलम। हो गया याद? हो गया क्या आपको याद? डेडेनम, जेजेनम, इलम। लीवर सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि अपनी लीवर है। लीवर का भार 1.5 किलो का होता है। 1.5 kg का लीवर होता है। कितने का? 1.5 kg का लीवर होता है। यह अपने अस्थिग्रस्त, मतलब जब इस पर कुछ हो जा, यह पुनः निर्माण कर लिया कर। अगर लीवर खराब हो गया तो पुनः दोबारा बन जाएगा। लीवर में पित्तरस, बाइल का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है। एक भाग है गाल ब्लैडर। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त, मतलब कि लीवर बनाओगा किसने? बाइल जूस ने। और फिर ये जमा होगा गोल ब्लैडर में। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता। पित्त का निर्माण किस में होगा? लीवर में होता है। और पित्ताशय में तो ये सिर्फ इकट्ठा होया करे। पित्ताशय में ये सिर्फ इकट्ठा होता है। समझ गए? पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है। यकृत के ठीक नीचे पित्ताशय होता है। स्टोन का निर्माण, जो पथरी होया करे, पित्ताशय में होया करे। इसलिए पूरे गोल ब्लैडर को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है भाई, देखो जब पथरी हो जाया करे तो एक दूरबीन का ऑपरेशन कराया करे। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, वो अल्ट्रासोनिक विकिरणों द्वारा पथरी को गला देने की प्रक्रिया लिथोट्रिप्सी कहलाती है। क्या कहलाती है? लिथोट्रिप्सी कहलाती है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायता करता है भाई। ठीक है भाई, पित्त रस हल्के पीले रंग का होता है। जब पीत मतलब क्या होता है? पीला। ठीक है, प्रतिदिन मनुष्य में 600 मिलीलीटर, मतलब कि 600 मिलीलीटर पीत रस स्रावित होता है प्रतिदिन। कितना? 600 ml। 600 ml याद रखो। ठीक है, पित्त भोजन को अक्षारीय बनाता है। पित्त भोजन को अक्षारीय बनाता है क्योंकि पित्त
क्षारीय होता है, ठीक है। पित्त का पीएच मान वेरी इंपॉर्टेंट, 7.8 से लेकर 8.5 तक, 7.8 से लेकर 8.5 तक सारे के पीएच मान याद रखो। लार का बताओ, लार का 6.8 नॉर्मल, भोजन से पहले 7.5, बाद में 6.5, ठीक है, समझ में आया। और पित्त का 7.8 से लेकर 8.5 तक हो सकते हैं। पित्तरस में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है भाई। आगे है पित्तरस में पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट होता है जो कि है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले अभी पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर में, और आगे भी पूछे जाने के चांस है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है प्यारे दोस्तों। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। आगे है पित्तरस में उपस्थित दो लवण सोडियम और ग्लाइकोलेट और सोडियम क्या है यो टारोकालेट, ठीक है। कौन सा? सोडियम ग्लाइकोट और सोडियम टारोकालेट भोजन कायम में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी आंत बिंदु में तोड़कर देती है, ठीक है। इस क्रिया को इमेलिफिकेशन कहते हैं। पित्तरस क्या करता भाई? पित्तरस में दो लवण हुआ कर, याद रखियो, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकालेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकालेट दो है भाई, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकालेट। भोजन या फिर भोजन किस अवस्था में होता है? कायम की अवस्था में होता है। में उपस्थित जो फैट हुआ है ना, जो फैट हुआ है उसको जल में मिलाकर छोटी आंत में बिंदु बिंदु में तोड़ते हैं, जिसको इमेलिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ए डी और के होगा, ए डी ई के भी है, ठीक है। ए डी ई ए के वसा में घुलनशील विटामिन है। के अवशोषण में भी पित्तरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो वह व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता, ठीक है भाई। अपने प्यारे प्यारे नोट्स हैं भाई, नोट्स का थोड़ा सा प्रमोशन कर ले, बिल्कुल करेंगे, मेहनत कर रखी है भाई। बायो के अगर तुम नोट्स लेना चाहो तो उसके खातर तुम 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। कितने रुपये पे करने पड़ेंगे? 50 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर बायो के नोट्स लेते हो, ठीक है साथियों। भाई जो इलम होया करे, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है, ठीक है भाई। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं। इन सभी आंत रस को सेकस इंट्रिकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकस इंट्रिकस बोलते हैं, ठीक है भाई। निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम? एक तो है भाई इसमें एक एंजाइम है इरेप्सिन, यह प्रोटीन के को पचाता है, ठीक है। पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन को अमीनो में बदल देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। इरिप्सिन प्रोटीन को किस में बदलेगा भाइयों? प्रोटीन को वो बदल देता सबसे पहले पेप्टोन में, ठीक है, फिर पेप्टाइड में, फिर अमीनो एसिड में, ठीक है। अगला भाई लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का, और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय फैटी एसिड में बदल देता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, और इसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है। माल्टोज को बजाता है। सुक्रोज मतलब चीनी को बजाता है। लैक्टोज, यह लैक्टोज मतलब दही में, अगर लैक्टिक लुक्टिक का मतलब पड़ा होगा। आगे भाई छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे विल्ली कहते हैं। विल्ली अवशोषण का कार्य करती है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिसे पाचन नहीं हो पाता, ठीक है। यह आग्रह कि भोजन के तुरंत बाद हमें पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए, ठीक है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर को अधिकांश रक्त अमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण नींद आने लगती है। छोटी आंत इलियम से भोजन निकलता है तो वह काइल के रूप में
ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश करता है। वो तो लगभग पाचन छोटी आंत में हो जा है, ठीक है, पर जो बच जा है फिर उसका पाचन कौन करे है, बड़ी आंत। ये आगे पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दो प्यारे दोस्तों। देखो अगर कंटेंट में दम लगाओ तो देखो मेरा पहला पढ़ा दिया वो आखिरी भाग आंत का, कोई बात नहीं, ये पढ़ लो पहले दूसरे, ठीक है। डोडन क्या है, डोडोनियम ग्रहणी मतलब आंत नहीं कहा करें, ठीक है, मतलब डोडेनम नहीं, हिंदी में ग्रहणी बोला करें, ठीक है। डोडेनम अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, मैंने लास्ट भाग पहला पढ़ाया हुआ, कोई बात नहीं, कर लियो थोड़ा एडजस्ट। अमाशय के बाद भोजन कायम, अमाशय में जब भोजन होगा, जब अमाशय तय भोजन कायम के रूप में छोटी आंत में आता, बताया था। यहाँ इसमें पित्त मिलता है, वह अक्षारीय बन जाता है, क्योंकि पितरस क्या होता है, अक्षारीय। ग्रहणी डुओडेनम में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, डुओडेनम में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, बल्कि इसमें दो ही प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, हार्मोन। एक हो अगर कोलोसिटोकाइनिन और सिक्रेटिन, दो है अगर भाई, कोलोसिटोकाइनिन और सिक्रेटिन, भाई बार बार याद करोगे ना जब याद होंगे, कोलोसिटोकाइनिन और सिक्रेटिन, ठीक है। कोलोसिटोकाइनिन और सिक्रेटिन होता है, समझ में आया, कोलोसिटोकाइनिन और सिक्रेटिन। देखो प्यारे दोस्तों, अगर आपने नोट्स लेने हैं ना, नोट्स से, ठीक है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लो साथियों, ठीक है। कोलोसिटोकाइनिन और सिक्रेटिन होते हैं दो हार्मोन। कोलोसिटो जो काइनिन होगा ना, यह पित्ताशय के पित्त निकलने या स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। मतलब कोलोसिटोकाइनिन भाई अपना जो पित्तरस क्या है, पित्तरस निकालने के लिए पित्ताशय को क्या करता है, स्त्रावित करता है, ठीक है। पित्तरस बने की तगा यकृत है, पर वो इकट्ठा की होगा पित्ताशय है, ये पित्ताशय तो वो भोजन में मिलेगा, ये भोजन में कब मिलेगा, जब ये कोलोसिटोकाइनिन इसे क्या करेगा, इन्हें उत्तेजित करेगा। आगे सिक्रेटिन, यह अग्नाशय को पैनक्रियाटिक जूस को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। पैनक्रियाटिक जूस को भी वो करने के लिए क्या करता है, सक्रातित, कौन, सिक्रेटिन। ये देखो भाई अग्नाशय देखेंगे, अग्नाशय क्यों अगर है, पैनक्रियाज, देखो मैंने ये एक नाल ओसोफेगस पढ़ाई थी, फिर देखो यार अमाशय था, अमाशय के जो पीछा था अपना क्या था, अग्नाशय, क्या था, अग्नाशय, जिन्हें हम पैनक्रियाज बोलेंगे। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचाते हैं, ठीक है। 3 याद रखने हैं, ठीक है, क्यों कर याद रखेंगे इन याद रखेंगे टाल से, कैसे याद रखेंगे, ताल से, TAL, टी तक कौन सा, ट्रिप्सिन, ए तक अमाइलेज, एल तक लाइपेज। लाइपेज मैंने बताया था ना, वसा का पाचन करेगा भाई, वसा का पाचन करेगा लाइपेज, वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल और वस्त्रिया में बदल देता है। दूसरा अमाइलेज, यह स्टार्च को शर्करा में बदलता है, अमाइलेज स्टार्च को शर्करा में, ठीक है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में और फिर वो बदला जाता है अमीनो एसिड में, पीछे पढ़ाया था, आया समझ में। अच्छा जी आगे भाई, ये बात भाई जेजनम, जेजनम में क्या भाई, जेजनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। ग्रहणी मतलब डेडनम के बाद भोजन जेजनम में जाता है और जेजनम के बाद इलियम में, इसमें कुछ प्रक्रिया ना होती, ठीक है। ये पढ़ेंगे भाई बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है, किंतु लंबाई में छोटी। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, केवल जल का अवशोषण होता है। किस क्या का होता है, जल का अवशोषण। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है, विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत 3 भागों में विभक्त होती है, सब एक तो होता है भाई अपना सिकम कोलोन रेक्टम, सिकम कलोन रेक्टम, सिकम कलोन रेक्टम, मेरे साथ बोलो, सिकम कलोन रेक्टम, सिकम कलोन रेक्टम, सिकम कलोन रेक्टम, सिकम कलोन रेक्टम। सिकम छोटी आंत के बाद भोजन यहीं आता है, कोलोन जल का अवशोषण यहीं होता है, रेक्टम मल का कुछ समय तक संग्रहण याडो होया करे और फिर बाद भाई वो एनएस द्वारा निकल जाया करे, ठीक है। आगे है छोटी आंत तब बड़ी आंत में अवशोषण। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, बड़ी आंत में जल का और विटामिन के का, ठीक है। खनिज कौन कौन से खनिज का वो करती है, अपना सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का,
या भी सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन के को छोड़कर सभी का अवशोषण करती है। ठीक है, सोडियम ना छोड़कर, पोटेशियम ना, कैल्शियम ना छोड़कर, विटामिन के ना छोड़कर सभी का, और या इन क्या करेगी, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का। मेडिसिन, कैफीन, निकोटीन, डोकेट, सड़ा कार्बोहाइड्रेट, अंडा, जलेबी, अल्कोहल सारिया का इसकी आड़े होगा। ठीक, इसमें बढ़िया तुम्हें समझ में आया भाई? आ गया कि नहीं आ गया बता दो भाई। देखो कि जो छोटी आंत होती है वो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, और बड़ी आंत तो सिर्फ जल का और विटामिन के का अवशोषण करेगी। और भाई और सोडियम का, अरे पोटेशियम का, कैल्शियम का करेगी। और या सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन के ना छोड़कर सब क्या करेगी। समझ में आई बात? अच्छे तरीके से आगे क्या समझ में? ठीक है, ले बच्चों, लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। अपेंडिक्स, यह हमारे शरीर में जो अपेंडिक्स होती है भाई, यह हमारे शरीर में एक अवशोषी अंग है। यह सेलुलोज का पाचन करता है और सेलुलोज पाया जाता है अपनी घास घूस में। अवशोषी अंग वैसे अंग जो शरीर में होते हैं किंतु काम नहीं करते भाई। अपेंडिक्स थर्ड मोलर, प्रीमोलर, पिना, कर्णपतल, त्वचा के बाल आदि अवशोषी अंग में आया करें। ठीक है भाई, ये कई बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लिया करें क्योंकि यह काम तो आती नहीं, फिर यह एकदम थोड़ी सी ऊपर रहेगी, थोड़ा सा दर्द कर देगी, फिर अपेंडिक्स हो जाएगी, फिर ऑपरेशन कराओगे। फिलहाल यह कुछ काम नहीं आती क्योंकि पहला के आदमी भाई थोड़ा सा बहुत सारी हरी हरी चीज़ें खाया कर दे, सेलुलोज लिया कर दे, जाए तो यह काम आया करती, पर यह काम नहीं आती। तो साथियों, आप सभी के सहयोग है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर दिया है। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया खत्म। ठीक है भाई, ये प्यारे दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात आपको बता दूं, अगर आपने इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ खातर आपने टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करके एक पीडीएफ बैच होगा और पीडीएफ बैच में आपने ज्वाइन करने के 150 रुपये लूँ हूँ मैं। 150 रुपये, ये बात तो नुको हो सर, मैं तो 50 रुपये लूँ हूँ। अगर आपने बायो का पीडीएफ चाहिए जब 50 है, क्योंकि साइंस होया करे, इसमें होगी बायो भी, और साइंस में क्या होगी, फिजिक्स भी होगी भाई साइंस में, और साइंस में होगी भाई केमिस्ट्री भी। सारे 500 कितने हो गए? 150। ठीक है, क्लास होगी, क्लास यूट्यूब पर होगी बिल्कुल फ्री, क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, क्लास होगी फ्री, और उसकी पीडीएफ के रुपये सिर्फ। ठीक है, क्लास हो पाँच पीडीएफ अपलोड हो जाएगी पीडीएफ बैच में। ठीक है, और इसके रुपये हैं आपके। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो साथियों मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।